जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड कोई भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एक फीमेल की लाइफ में सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हा वो होता है जब वो मदरहुड को एम्ब्रेस करती है। और आज इसी टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सार्थक बख्शी, जो कि एज अ सीईओ काम कर रहे हैं रीजा आईवीएफ सेंटर में, जो कि न्यू दिल्ली में है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। Hi, thank you. Thank you very much. It's my pleasure to be a part of the G Money Health Show. And hopefully मैं आपको आज जितनी इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ IVF इनफर्टिलिटी के बारे में, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे शेयर करूँ अपनी नॉलेज। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो डॉक्टर। एंड आमतौर पे हमने देखा है कि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या इसके बेसिक फैक्टर्स में समवेयर हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारा खान पान, ये सब भी डिपेंडेंट करता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि देखिए, इनफर्टिलिटी का कोई डायरेक्ट कॉज नहीं होता है। कोई भी अच्छा हेल्दी जने को इनफर्टिलिटी हो सकती है, कपल को, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स की जैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। जैसे मैं मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी बताता हूँ, दोनों कपल हेल्दी हैं फिर भी हो सकता है। तो जब कोई डायरेक्ट रीजन नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी पेरेंट्स से जनरेशन से चलती आ रही हो, या फिर कि मैंने एक्स चीज करी उस वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया है। एंड जो भी आपने लाइफस्टाइल में फैक्टर्स बोले आज के दिन में, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्वायरमेंटल, केमिकल, सो मेनी थिंग्स आर देयर। इतनी सारी चीजें हैं जिससे पता नहीं है, एंड इनफर्टिलिटी उससे हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जरूर है कि 50% ऑफ द इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू मेन। जो मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ एक औरत का वजह से होती है, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। बट आदमियों की वजह से 50% इनफर्टिलिटी है। एंड बहुत सारे फैक्टर्स है जैसा मैंने बोला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ हस्बैंड एंड वाइफ थिंग, इट्स अ कपल थिंग। इट हैज टू बी डेल्ट विद, एंड सोल्यूशन इसका दोनों की तरफ से आएगा, ना कि सिर्फ एक तरफ से। बहुत अच्छे से आपने फ्रेम किया कि इट्स अ कपल थिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल की प्रॉब्लम है या मेल की प्रॉब्लम है, इट्स अ कपल थिंग। तो सर, मुझे अब आप ये बताइए कि जो आईवीएफ है ये क्या है, एक नॉर्मल भाषा में जिसे हम सब समझ सकें, और कौन से कपल्स को आईवीएफ करवाना चाहिए? आईवीएफ का देखिए एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, या आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में बोलता हूँ। देखिए, आईवीएफ तो तब होगा जब हम पहले जांच पूरी कर लें कि क्या रीजन है इनफर्टिलिटी, किस टाइप की इनफर्टिलिटी है, एंड उसकी जो एक सोल्यूशन है, आईवीएफ इज वन ऑफ द सोल्यूशन एंड द मोस्ट कॉमन सोल्यूशन जो आ जाता है। बट उससे पहले चलते हैं कि इनफर्टिलिटी कैसे है, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी हस्बैंड वाइफ संभोग कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा रेगुलरली, एंड अगर उसमें वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं मिनिमम 1 साल कम से कम। वैसे तो उसकी डेफिनेशन ऐसा नहीं है, 6 महीने भी बोली जा सकती है या 2 साल भी बोले जा सकती हैं। बट अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं अपनी साइकिल्स, मतलब फीमेल अपनी साइकिल मॉनिटर कर रही हैं, एंड जो बेस्ट फर्टिलिटी पीरियड होता है जिसको हम डे 14 से लेके 16 के बीच में कहते हैं, और आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं 1 साल तक कर रहे हैं, बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे कंसेप्शन में, या प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही है, तब हम कहते हैं कि एक हमारे जैसे आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आइए कि हम उसे क्लिनिकली डायग्नोस कर पाए कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है। एंड उस डायग्नोसिस के बेसिस पे हम लोग जो करते हैं कि फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाहिए। फर्स्टली सिंपली शायद कुछ दवाइयों से ठीक हो जाए, जरूरी ऐसा भी नहीं है। सेकंड, फिर आईयूआई आ जाता है, अगर वो एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, वो नहीं होता तो आईवीएफ होता है। सो ऐसे मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट है जो हमें फिर पहले टेस्ट के साथ करना होता है। एंड जहां तक बात रही आईवीएफ के लिए, क्योंकि अब ये इतना कॉमन वर्ड हो गया है, आईवीएफ का प्लेन सिंपल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में जिसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बड़ा लेमैन टर्म में बोला गया है ताकि हर आम इंसान को समझ में आ जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। कि जो चीज, जो प्रक्रिया बॉडी के अंदर होनी चाहिए और वो नहीं हो पाती है, हम वो एक लेबोरेटरी में करते हैं। अब लेबोरेटरी को टेस्ट ट्यूब से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा टेस्ट ट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। पर कि हम जैसे मैं बोलूँ, लड़के का पानी या मर्द का पानी
औरत के अंडे, इन दोनों को जो बॉडी के अंदर ये ऑटोमेटिकली फ्यूज करते हैं और एक एम्ब्रियो बनता है, वो जब अंदर क्योंकि नहीं बन पा रहा, जैसे मैंने बोला कि 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं और जो नॉर्मल कंसेप्शन होनी चाहिए नहीं हो रही, वो चीज हम बाहर एक लेबोरेटरी के अंदर दोनों को मिक्स करके फर्टिलाइज करते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है। अगर आपने, हम तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि जैसे अगर आपने कोई भी साइंस का शो देखा होगा कि एक सेल होती है, 1 सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो 1 से 2 होता है, 2 से 4 राइट। होता है, 4 से 8 होता है। तो ऐसे हम सेलुलर लेवल पे देख रहे होते हैं कि वो कैसे ग्रो करता है। एंड जब वो एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज होके बनता है स्पर्म और एग का, जब वो बन जाता है, हम उसको वापस इम्प्लांट करते हैं इन दी वाइफ और द वुमन। राइट तो दैट इज IVF लेमन टर्म्स। राइट। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा मेथड। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, क्या IVF पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाता है या फिर बिकॉज बिल्कुल बहुत नहीं। फैक्ट्स हैं, बहुत मिथ हैं इसके बारे में, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। बहुत सारे व्यूअर्स आई एम श्योर जानना चाहते होंगे इस चीज के बारे में। सो आप क्या कहेंगे डॉक्टर? पहले आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत लोग ये गलत फहमी में रहते हैं या गलत मार्केटिंग में चले जाते हैं कि IVF की 100% गारंटी है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया का कोई IVF सेंटर नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करके कहना चाहता हूँ कि इंडिया की बात छोड़िए, पूरे विश्व में ऐसा कोई सेंटर नहीं बोल सकता कि IVF इज 100% गारंटीड। हम जो एम्ब्रियो बना देते हैं बाहर एक लेबोरेटरी के अंदर, वापस जब हम बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसकी आज तक कोई गारंटी नहीं है। इसका सक्सेस रेट जैसे हम डिफाइन करते हैं, जो पहले 30% होता था, आजकल वो 50% के करीब आ गया है, बिकॉज साइंस इवॉल्व कर रही है, दवाइयां इवॉल्व कर रही हैं, हमारा मीडिया कंज्यूमेबल इवॉल्व कर रहा है जो हम यूज करते हैं। तो एवोल्यूशन जैसे जैसे बेटर होती जा रही है, साइंस बेटर होती जा रही है, सक्सेस रेट भी बेटर होते जा रहे हैं। बट ये कहना कि वो 100% है, वो बिल्कुल गलत है। आपको बहुत लोग हैं, बहुत हमारे पेशेंट्स, बाकी सबके पेशेंट्स होंगे, 3 IVF साइकिल फेल है, 4 IVF साइकिल फेल है, 5 फेल हो जाती हैं। बहुत रीजन है, क्योंकि सक्सेस का फैक्टर किसी एक चीज पे नहीं है। इट इज, अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाना चाहूँ तो आपने एम्ब्रियो तो बना लिया, बट जब आप बॉडी के अंदर डालते हैं वापस, तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूट्रस में जहाँ पे वो डल रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हार्मोनल सपोर्ट कितना ले रहे हैं, वो क्या है, आप मेंटली कितनी स्टेबल हैं कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, वो फैक्टर है, आपने कितना स्ट्रेस नहीं लिया बॉडी पे शायद कुछ। तो इतने सारे फैक्टर हैं कि आपको पता ही नहीं हो सकता कि उसका सक्सेस और फेलियर का क्या रीजन है। इसलिए कोई भी अगर आपको बोले कि बस IVF कर लो 100%, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ओके। अच्छा, एक चीज और मैंने कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ी थी, इनफैक्ट मूवीज में भी देखा गया है कि क्या IVF से ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या इसका भी कुछ आपस में कोरिलेशन है या फिर नहीं? हाँ जी, इसका कोरिलेशन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस समझाया, तो जब हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, अगर आज मैंने वापस बॉडी के अंदर एक एम्ब्रियो नहीं डाला और 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, तो अगर जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा एम्ब्रियो स्टिक करेगा नहीं करेगा, और जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी या सक्सेस का चांस 50% ही है, तो उसको बढ़ाने के लिए अभी जैसे इंडिया में लॉ नहीं है कि आपको एक ही एम्ब्रियो वापस डालना है। तो अगर बहुत IVF सेंटर हैं जो 2 या 3 एम्ब्रियोज डालते हैं वापस, एंड आपकी अगर सक्सेस या मैं बोलूं लक अच्छी है, और वो एक नहीं, दोनों शायद इम्प्लांट हो गए या तीनों इम्प्लांट हो जाएंगे, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे ट्विंस बढ़ रहे हैं, बिकॉज कोई भी IVF जो कराता है 2 या 3 एम्ब्रियो वापस डालता है, एंड लक अच्छी होती है तो आपको ट्विंस प्रेगनेंसी मिल जाती है, कभी कभी ट्रिपलेट भी मिल जाते हैं। एंड नेचुरली तरीके से बहुत अंदर के प्रोसेसेस होते हैं जो शायद आपने डाला एम्ब्रियो स्प्लिट करके 1 का 2 हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट जनरल रीजन ये है क्योंकि हम 2 से 3 एम्ब्रियो वापस डालते हैं बॉडी के अंदर। राइट। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी से, नॉर्मल प्रेगनेंसी से इनफैक्ट IVF प्रेगनेंसी कितनी अलग है? 0, कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। देखिए, जैसा मैंने शो की शुरुआत में बताया था कि जो नॉर्मल प्रक्रिया हो रही होती है वो नहीं हो पाती, तो आप लेबोरेटरी में करते हैं। एंड
आपका, आप हैं, मैं हूँ, हर कोई है। आपने जैसे कहते हैं माँ बाप से शक्ल मिलती है, दिखता है, दिमाग भी पेरेंट्स से आया होता है, हर चीज जो आप कहते हैं। तो जो इंसान की जितना भी जेनेटिक मेकअप है वो स्पर्म और एग के अंदर होता है। वो अगर आप पेरेंट्स का स्पर्म और एग ले रहे हैं तो 100% जेनेटिक मेकअप आपके पेरेंट्स की, कि उनकी शक्ल, उनका जिस तरह का वो है, हैबिट्स तो एक अलग हो गई जब वो ग्रो अप कर रहे हैं, बच्चे को आप कैसे रख रहे हैं, बट जो जेनेटिक मेकअप है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, वो सेम रहती है। तो कुछ बोलना कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें कुछ अलग होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जब तक स्पर्म और एग सेम है, उन पेरेंट्स का है, तब तक आपकी नॉर्मल नॉर्मल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं। वेरी वेल सेड सर, कि कोई भी फर्क नहीं होता इसमें, बस लोगों के मन में ऐसी है कि शायद बहुत अलग होती होगी, बट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से आपने सब समझाया। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि अब आईवीएफ के दौरान मैंने ऐसा सुना है, अगेन मैं पूछ रही हूँ आपसे, बहुत सारे मे बी इंजेक्शन लगते हैं। सो क्या बाद में लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या इसके लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स हैं? मैं इसके लिए ना आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट आईवीएफ हुआ था 1978 में, लुई ब्राउन। 1978 से अगर आप आज देखेंगे, इट इज 44 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। एंड जिस मतलब लुई ब्राउन पे आईवीएफ नहीं हुआ था, लुई ब्राउन पैदा हुई थी, शी इज दी फर्स्ट आईवीएफ सक्सेसफुल बेबी जो हुई थी, फेमस है लुई ब्राउन। आज 44 ईयर्स लेटर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई ब्राउन के खुद बच्चे हो चुके हैं नेचुरली। तो आपका जो क्वेश्चन है कि अलग हो जाएगा, साइड इफेक्ट होंगे, ये होंगे, तो जिसपे फर्स्ट जो बच्चा पैदा हुआ था आईवीएफ के, आज उनके भी बच्चे हो चुके हैं। तो आगे ये सोचना कि कोई साइड इफेक्ट्स हो जाता है या कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, एक बस आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर पहला हाँ जी, बेबी आईवीएफ का है तो क्या दूसरा नॉर्मल प्रेगनेंसी से हो सकता है? हो सकता है। देखिए देखिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया ना, बॉडी अंदर से कैसे हार्मोनल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कैसे अंदर से सेक्रीशंस अपने अलग से चेंज होते रहते हैं, आपकी लाइनिंग स्ट्रांग हो सकती है। हमने वैसे चांसेस कम रहते हैं, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। मैंने कितनी बार खुद देखा है कि हम इंजेक्शन लगा रहे थे, लाइनिंग जैसे बताया यूट्रस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग देख रहे हैं, शायद आईवीएफ फेल हुआ, बट नेचुरली वो अकर हो गया। तो अंदर से how does everybody reacts differently, to medicines, to injections। तो बहुत बार होता भी है ऐसा कि भाई आप नेचुरली जो ट्राई कर रहे हैं वो हो गया सक्सेसफुल, जबकि आपका आईवीएफ फेल हुआ था, या आपका पहली बार में आपने आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ और सेकंड टाइम पे नेचुरली प्रेगनेंसी हो गई। तो एज यू राइटली सेड, हर चीज की संभावना जरूर है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपना बिजी शेड्यूल से वैल्यूएबल टाइम निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे की, इतनी अच्छी तरीके से मैं कहूंगी एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, मेरा प्लेजर। एंड मैं होप करता हूँ कि मैं ऑडियंस को कुछ नॉलेज दे पाया, और उनका अगर और कोई डाउट होगा तो जरूर मुझसे हमेशा कभी भी रीच कर सकते हैं हमारे सेंटर एंड हमारी हेल्पलाइन पे। बिल्कुल। वेल देखिए, यहाँ पे हमने डॉक्टर से बात की, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन वाली हमने बात की। एंड जी मनी हेल्थ शो का यही तरीका है कि जो डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को सीधा आपसे कनेक्ट करता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या अगर इसी शो को लेके आप कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर सजेशंस में, कमेंट्स में लिख सकते हैं। टिल देन मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।